ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी, जिसमें उत्तराखंड भाषा संस्थान 41 पद सृजन करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। तो वहीं राज्यसभा का बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में करवाने का निर्णय भी लिया गया। उन्होंने बताया कि वो प्रत्यावेदन उनके पास आया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भेजा। हमारे हाथ में नहीं तो हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे। ये भी अजीत जी बताएंगे या हम लोग आपको बता देंगे अलग से। और इसके बाद एक और लास्ट मद आया था जो आबकारी नीति से संबंधित था। इसमें जो पिछले वर्ष टारगेट था 4000 करोड़ का, आबकारी से जो राजस्व मिलता है उसको 10% बढ़ा के 4400 करोड़ पे कैबिनेट की सहमति बनी है। आबकारी नीति से जो विस्तृत डिटेल्स होंगे वो सचिव आबकारी आपको पृथक से प्रेस नोट भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। विधानसभा परिसर में पूर्ण होने वाली इस प्रक्रिया के लिए महेंद्र भट्ट ने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान में हमारी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व में जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा। नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, ये प्रदेश के नेतृत्व आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्य रूप से इनकी सीट रिक्त हो रही है जो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ में आज मेरे नामांकन आया है, मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बनने का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक 4 अपना नामांकन बढ़ा है, सभी विधायकों ने प्रस्ताव के रूप में उनका आभार व्यक्त किया है। मित्रों, दायित्व कार्यकर्ता को दिया और मैं एक भूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की एक जनता को विश्वास दिलाता है कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने आगे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा एक भूमि के सारे विषय की सदन के मंच पर रखे जा सकते हैं। राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में ऑनलाइन में, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री योजना में उत्तराखंड प्रयास करता है, तो अभी तक उत्तराखंड के लिए योजना हुई है, अपने अपने आह्वान स्थापित करते हैं। मैं आप सबका चुनाव देखिए, महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मंत्री महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नजदीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए शांति मार्च निकाला। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने गांधी पार्क के गेट के आगे से लेकर
घंटा घर तक एक पैदल मार्च निकाला। तो वही पैदल मार्च में करीब 100 की संख्या में पुरुष और महिलाएं पहुंची थी। ये सब लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। सभी को पार्टी ने समय रहते हुए जो पार्टी किसी व्यक्ति का सम्मान कर सकती है किया है, और मुझे लगता है एक अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी हाईकमान से जो भी निर्णय होगा उसको इन लोगों को स्वीकार करना होगा। कतर से नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ सकुशल वापस लौट गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौरभ वशिष्ठ के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और साथ ही सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी इस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे, और सच में मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को खेलों की सभी तैयारियां तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई है और इस नीति में इस साल शराब की कीमतों पर 5 से 10% तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। तो वहीं इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से एक ही आबकारी नीति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 7 साल से प्रचंड बहुमत की जो है भाजपा की सरकार राज्य में है, और 10 साल से प्रचंड बहुमत वाली जो है भाजपा की सरकार केंद्र में है। अगर तोहफों की बात करें तो धरातल पर आप पड़ताल कर लीजिए, कोई भी तोहफा जो है जमीन से ऊपर नजर नहीं आता। हाँ, कागजों में, घोषणाओं में तोहफों की बरसात जरूर होती है। जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो पिछले कुमाऊं दौरे पे आए थे तो 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन कोई भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। और अगर टोटल जो है घोषणाओं को आप अगर जोड़ लेंगे तो उनका अंबार नजर आएगा, इतनी संख्या है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरी देश और दुनिया ने देखी। आज बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे 8 दिन हो गए हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि बनभूलपुरा के विभिन्न इलाकों में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं और उस दिन क्या हुआ। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी का बनभूलपुरा मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा में तब्दील हो गया था। जगह जगह आगजनी, पत्थरबाजी और गाड़ियां जलाई गईं। यही नहीं, बनभूलपुरा थाना भी फूंक दिया गया और वहां के हथियार और माल खाने में रखा सामान भी लूट लिया गया। देवभूमि की शांत वादियों में आग की लपटे, गोलियों की आवाज और धधकते बनभूलपुरा की तस्वीर पूरे देश और दुनिया ने देख ली। आज उस घटना को ठीक 8 दिन हो गए हैं। ऐसे में हमने उस क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में प्रशासन में 2 घंटे की ढील दी हुई है और बनभूलपुरा के इलाके ताज चौराहा, लाइन नंबर 17, बिलाली मस्जिद, इंदिरा नगर, ठोकर समेत कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की है।
लोगों का भी कहना है कि वो प्रशासन की सेवाओं से संतुष्ट हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के साथ ही फल, सब्जी, राशन सारी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। में जो है माहौल खराब हो रहा है, तो हमने अपनी अपनी शॉपें बंद की और हम अपने सीधे घर पर आए। हमने अपने बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं चला कि 1 घंटे के अंदर कहाँ से क्या पब्लिक आई और क्या उन्होंने किया। हम लोग खुद ही इतने में समझ पाते, इतने में बहुत ज़्यादा आगजनी और पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट काफ़ी रही है, ऐसा नहीं पुलिस प्रशासन लगा है। वहाँ घटना हुई है उस एरिया का, मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया, जो इधर फोर्स लगी हुई है इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं। अभी स्थिति तो सामान्य है, प्रशासन लगी है, कोई ऐसा नहीं है, प्रशासन ने काम रखा। यहाँ तो वैसे भी स्थिति सही खराब नहीं थी पहले से भी, क्योंकि ये तो हम शुक्रवार को कर्फ्यू लगाए तब पता चला है हमें शुक्रवार को कर्फ्यू लगाए। बाकी तो हम लोग तो सब काम पर थे, हम तो 5:30-6 बजे सब काम पे से आए थे जुमेरात वाले गुरुवार वाले दिन। उसके बाद हमें सुबह को पता चला है कि ऐसा माहौल हो चुका है, कर्फ्यू लग चुका है। करती हूँ बट मैं जा नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे। इस घटना बताइए, क्या हुआ था 8 तारीख को, क्या आपको पता लगा, अब क्या स्थिति? मतलब पहले से तो बहुत टू मच बेटर है, बट जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि जो ऐसा भी किया उन लोगों ने बहुत गलत किया। मैं तो कह रही हूँ जिसने ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन लोगों के करने की वजह से बाकी लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जॉब में भी नहीं जा पा रहे हैं, रोज का कमाना रोज का खाना है। और हमारा तो वैसे भी धंधा चौपट है, घर में को सब लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग भी रहते हैं सब किराए में ही रहते हैं। वहीं कर्फ्यू के दौरान जोनल मजिस्ट्रेट उसे पूरे क्षेत्र की निगरानी के साथ ही वहां आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं को सुचारू करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेजी से सामान्य हो रहा है, उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई हैं। की चीज़ें आप लोग उपलब्ध करा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम था और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।